मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम वर्ल्ड बैंक, IMF व WTO जैसी कुछ संस्थाओं की चर्चा करेंगे और इस संबंध में किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और अब तक बने हुए हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो इनको थोड़ा ध्यान से करें। ये सदाबहार टॉपिक होते हैं और रेगुलरली एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स तैयार होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस सीरीज़ को मैं ये स्टार्ट करता हूँ और स्टार्टिंग से पहले यदि हम इन संस्थाओं के बैकग्राउंड की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति चरमराने लगी, खराब होने लगी, तो विकसित और विकासशील देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया 1944 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। उस सम्मेलन में 3 समस्याओं को उठाया गया, जिसमें पहली समस्या थी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तरलता को स्थिरता प्रदान करना। इसके निवारण के लिए IMF नामक संस्था का गठन किया गया, अभी चर्चा करेंगे हम। और राष्ट्रों के पुनर्संगठन और विकास के लिए वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था गठित हुई। ये दोनों ही ब्रेटन वुड में हुई थी। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत इन संस्थाओं का गठन हुआ था, इस कारण से इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। चलते चलते एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे तरीके से और नियमों और कानूनों के तहत व्यापार कर सके, अर्थात बहुपक्षीय निवेश, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए गैट के स्थान पर WTO की स्थापना हुई। तो इन सभी संस्थाओं को एक क्रम से हम करके देखते हैं और पुराने पेपरों के आधार पर किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं और नए पैटर्न पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। आप साथ साथ लिखते रहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड इकोनॉमी, के विकास के लिए आयोजित सम्मेलन। ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1944 में हुआ था। स्थान था ब्रेटन वुड, ये USA में पड़ता है। इसमें 3 समस्याएं उठाई गई। एक समस्या तो थी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तरलता को स्थिरता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तरलता को स्थिरता प्रदान करना, इंटरनेशनल मॉनेटरी लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, स्टेबिलिटी प्रदान करना। और दूसरा था राष्ट्रों का पुनर्संगठन, आप कह सकते हो रीऑर्गेनाइज्ड व विकास। राष्ट्रों का पुनर्संगठन और विकास, रीऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलपमेंट। और तीसरी बात थी बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा। इन समस्याओं का जो निवारण किया गया, इसके इलाज के लिए या इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए IMF नामक संस्था का गठन हुआ। IMF अभी चर्चा करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इस संस्था के निवारण के लिए
वर्ल्ड बैंक नामक संस्था सामने आई और इसके निवारण के लिए WTO की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्हीं को आधार बनाकर हम आगे बात करेंगे। बस थोड़ा सा आप ये जरूर ध्यान रखें, एक एग्जाम में मैंने देख लिया था, ये जो है IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्हें कहते हैं ब्रेटन वुड जुड़वा। आप कह सकते हो ब्रेटन वुड ट्विंस। एक नाम और होता है, इनको वाशिंगटन जुड़वा भी कहते हैं, वाशिंगटन ट्विंस। ये ध्यान रखें, बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि वाशिंगटन जुड़वा किन संस्थाओं को कहा जाता है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है, इसको नहीं कहा जाता। ध्यान रखें, क्योंकि इसकी स्थापना किन्हीं कारणों से 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। हालांकि इससे पहले गेट काम कर रहा था इसके संबंध में। ये चीजें होती हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए IMF। इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से इसको जानते हैं। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसने जो औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया, या आप कह सकते हो विधिवत रूप से कार्य, लीगली जो इसने काम चालू किया, ये किया 1946 में। तो यहाँ पर बच्चों के कई बार समस्याएं आती है सामने, वो पूछते हैं ब्रेटन वुड क्या होता है। ये आपके कईयों किताबों में 1945 दे रखा है, कईयों में 44 ही दे रखा है, कईयों में 46 दे रखा है। तो ये समस्याएं सामने आती है। तो ध्यान रखिए, ब्रेटन वुड सम्मेलन 44 में हुआ, 1944 में। उसके प्रावधानों के तहत स्थापना हो गई 1945 में IMF की, लेकिन विधिवत रूप से उसने जो कार्य करना प्रारंभ किया वो 1946 में था। तो इन 3 वर्ष का अपना एक अलग अलग सिस्टम है, इसको इसी तरीके से आपने तैयार करना है। और ये वर्ल्ड बैंक में भी यही नियम लागू होता है, वर्ल्ड बैंक में भी यही सिस्टम लागू होता है, अभी चर्चा करेंगे। इसका जो हेड ऑफिस है ये है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। इसके जो सदस्य देश हैं 189 इसके सदस्य देश है, और 189वां देश जो है ये है नोरू। ये बेसिक चीजें होती है, इनको कभी इग्नोर मत करना। आपसे पूछ लेगा कि IMF का 189वां सदस्य कितना है, नहीं तो ऐसे कह देगा कि IMF में कितने सदस्य हैं। और इसके जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये है क्रिस्टीना लेगार्डे। क्रिस्टीना लेगार्डे ये फ्रांस की है। और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखें, ये है IMF की पहली महिला महानिदेशक। पहली महिला महानिदेशक है। और एक चीज और, लगातार दूसरी बार बनी हुई है ये। अब देखिए, यदि हम इसके काम की बात करें तो काम हम कर चुके हैं इसका। मैंने शुरू में बताया था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तरलता की
तरलता को स्थिरता प्रदान करना। बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक तरलता, इंटरनेशनल मॉनेटरी लिक्विडिटी होती क्या है। देखिए, कभी आपने नाम सुना होगा अधिमूल्यन, अवमूल्यन। अवमूल्यन को बोलते हैं डीवैल्यूएशन, अधिमूल्यन को बोलते हैं रीवैल्यूएशन। अधिमूल्यन में क्या होता है, किसी देश की मुद्रा का मूल्य गिरता है और अधिमूल्यन में किसी देश की मुद्रा का मूल्य अधिक होता है। आप नाम से ही देख लीजिए, अवमूल्यन, अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन। अव मतलब नीचे, मतलब अर्थात अवमूल्यन में मुद्रा का मूल्य नीचे गिरता है। और अधिमूल्यन, नाम से देखिए, अधि, रीवैल्यूएशन। अधि मतलब मुद्रा का मूल्य अधिक होता है। ये ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि अवमूल्यन क्या है। ऑप्शन में देता है किसी देश की मुद्रा का मूल्य गिरना, किसी देश की मुद्रा का मूल्य अधिक होना। अब देखिए, जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो हमारी जो विदेशी विनिमय दर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, विदेशी विनिमय दर ये क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है कि दो देशों की मुद्राओं के मूल्य में संबंध, दो देशों की मुद्राओं के मूल्य में संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन करेंसी ऑफ टू कंट्रीज, इनमें संबंध। जैसे मैं कहूं $1 बराबर, आप मान लीजिए 75 रुपये, $1 बराबर 75 रुपये, तो ये विदेशी विनिमय दर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया था कि विदेशी विनिमय दर क्या होती है। अब देखिए, यदि हम आयात निर्यात करते हैं तो कई बार आयात ज़्यादा होता है, कई बार आयात कम हो जाता है, तो हमारा जो व्यापार घाटा होता है वो प्रभावित होता है। अवमूल्यन में क्या होता है, आयात जो होता है महंगा पड़ता है और निर्यात सस्ता पड़ता है। अधिमूल्यन में आयात सस्ता पड़ता है, निर्यात महंगा पड़ता है। जब ये स्थितियां अनकंट्रोल हो जाती है तो अनबैलेंस हो जाता है। इसके निवारण के लिए आईएमएफ कहता है कि आपको एक हम एसडीआर देंगे, एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, एक एसडीआर देंगे, उसके तहत आप व्यापार कीजिए। भाई किसी से यदि लेना देना करना है तो आप एसडीआर में करो। एसडीआर का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, आपको ना डॉलर देना है ना रुपया देना है, वो आपका चलता रहेगा, अकाउंट में लिखा जाएगा बस। तो इससे क्या होता है, रुपये गिरता नहीं है, या दोनों देशों की मुद्राओं में क्या बैलेंस बना रहता है। तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तरलता। हमने इसको क्लास में भी अच्छे तरीके से किया था। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मौद्रिक तरलता वगैरह हो गई, ये स्टूडेंट मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इस दृष्टि से कि ये एक वीडियो के माध्यम से समझाना बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मैंने कुछ प्रयास किया है। हो सकता है आपके ये दिमाग में आई हो, नहीं तो किसी अन्य टीचर से इसको अच्छे तरीके से कन्फर्म करें। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको समझे बगैर हम इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। तो मैं चालू करता हूँ इसको वापस। तो हम यदि बात करें कि आईएमएफ का जो सदस्य होता है, जैसे इंडिया आईएमएफ का सदस्य है, आईएमएफ में क्या होता है, प्रत्येक देश का अपना एक कोटा होता है। एक लाइन लिखिए आप, आईएमएफ में प्रत्येक देश का कोटा होता है, कोटा होता है। और ये जो कोटा है प्रति 5 वर्ष पर निर्धारित होता है, 5 वर्ष पर निर्धारित होता है, मतलब पर 5 ईयर पर ये बात की जाती है, फिर कोटा डिसाइड करते हैं। और ये जो कोटा डिसाइड होता है इसका आधार क्या है, किस आधार पर होता है? 3 आधार होते हैं। एक तो पहला आधार है विश्व व्यापार में भागीदारी, विश्व व्यापार में भागीदारी, पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड ट्रेड। कोई भी देश है विश्व व्यापार में कितनी भागीदारी रखता है, इस पर डिपेंड करती है सारी बातें। और दूसरा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इंग्लिश मीडियम के बच्चे साथ साथ लिखते जाए इसको, पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड करता है ये। और तीसरी जो बात होती है ये होती है आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट।
मतलब उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट कितनी है, इन तीनों के आधार पर किसी भी देश का कोटा तय किया जाता है। और यहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, भारत का आईएमएफ के कोटे में कौन सा स्थान है, बार बार रिपीट होता है ये। तो भारत का आईएमएफ के कोटे में वर्तमान में 8वां स्थान है, ये ध्यान रहे, 8वां स्थान है ये। और आप फर्स्ट किसका है, ओबियसली बात है अमेरिका जैसे देशों का होता है, अमेरिका का है। आप तो इंडिया का ध्यान रखें कि इंडिया का आईएमएफ में कौन सा स्थान है, तो ये कोटा निर्धारित होता है। इसके आधार पर ही एसडीआर तय किए जाते हैं। अब एसडीआर क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए, हालांकि मैंने समझाने का काफी प्रयास किया इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हेडिंग डालिए एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। आपके लिए तो ये फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई है। इसको कहते हैं विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं। ये क्या है, ये है आईएमएफ की, इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, आईएमएफ की अकाउंटिंग एंट्रीज। केवल आईएमएफ के अकाउंट की एंट्रीज है ये, जिसमें दो देश व्यापार करते हैं आईएमएफ के सामने। भाई आईएमएफ दो देशों के मध्य एक ऐसा व्यापार करवाता है ये एसडीआर के माध्यम से कि उन दोनों देशों की मुद्राओं में बैलेंस बना रहता है। ये आईएमएफ की, आप ये भी कह सकते हो, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखूं, लेन देन की भौतिक इकाई है ये, फिजिकल यूनिट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कह सकते हो, फिजिकल यूनिट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और इसका जो अन्य नाम है ये है पेपर गोल्ड, कागजी सोना के नाम से इसको जाना जाता है, पेपर गोल्ड। अब एक बात और ध्यान रखें, आप नोट डाल के लिख दीजिए, आईएमएफ प्रतिवर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। ये काम की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है ये। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था है। ऑप्शन में दे देगा आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है या एडीबी है, इस तरीके से, ये ध्यान रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा वर्ल्ड बैंक पे, हेडिंग डाल दीजिए वर्ल्ड बैंक। हालांकि पिछले वीडियो में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं इसकी, तो इसको मैं थोड़ा स्पीड में लेके चलूँगा। ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो अन्य नाम है आईबीआरडी। हालांकि वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं का समूह होता है, उस 5 संस्थाओं में से एक आईबीआरडी है, ये मेन संस्था होती है, इसी कारण से हम इसका नाम हम आईबीआरडी बोल देते हैं। ये है इंटरनेशनल
बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना वही है जो आईएमएफ की तरह थी, मैंने पहले ही बताया था 1945 में, और विधिवत रूप से जो कार्य प्रारंभ किया ये किया क्या था 1946 में। हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और सदस्य देश जो है ये है 189, और 189वां देश जो है ये है नोरू। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अभी 7 अप्रैल 2019 को ही बने हैं, ध्यान रखें। जिम योंग किंग को आप छोड़िए, डेविड मालपास, डेविड मालपास है, ये प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, कई किताबों में कोई मालपोस लिख देता है, ऐसी कोई समस्या है क्रिएट मत करना कभी। डेविड मालपास है, डेविड याद रख लीजिए। अब देखिए, काम हम पहले ही कर चुके हैं कि राष्ट्रों का पुनर्संगठन और विकास, डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चर या रीऑर्गेनाइज्ड ऑफ नेशंस, ये इसका काम होता है, वो पहले अपने बात कर चुके हैं। मैं यहां पर बात करूंगा, ये जो है 5 संस्थाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूट्स, 5 संस्थाओं का समूह है, जिसमें से एक संस्था है IBRD, ये पहले भी कर चुके हैं, मेन संस्था यही होती है। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एसोसिएशन, या आप ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। यहां पर आप एक बात ध्यान रखें, मैं बकायदा इसको हाईलाइट करता हूं, और यही क्वेश्चन है। इसका जो अन्य नाम है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रहे, सॉफ्ट लोन विंडो। ये बहुत बार आता है, बहुत बार आता है कि आइए वर्ल्ड बैंक की किस संस्था को सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं। मेरी बात याद रखें, आईएमएफ की संस्था को, वर्ल्ड बैंक की किस संस्था को सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं? ये होता है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को। सॉफ्ट लोन विंडो नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी विंडो जो सॉफ्ट लोन प्रदान करती है। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या होता है? कम ब्याज अधिक अवधि, मतलब कम ब्याज पर अधिक अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराना देशों को, जो गरीब राष्ट्रों को, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। तीसरी होती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम बोलते हैं इसको। चौथी होती है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये होती है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और पांचवी होती है निवेश से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए, निवेश से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, अंतरराष्ट्रीय केंद्र मतलब इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको, उनके सॉल्यूशन के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर होता है अलग से, इंटरनेशनल सेंटर रिलेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। तो ये वर्ल्ड बैंक होता है। एक चीज और ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, आप लिखते जाना साथ साथ नोट डालकर। वर्ल्ड बैंक प्रतिवर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध में, वही लैंग्वेज है जो पहले लिखवाई थी, वर्ल्ड बैंक प्रतिवर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध में
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और ये आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ जारी करता है। दोनों सदाबहार क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब हम तीसरी संस्था की बात करेंगे, डब्ल्यूटीओ। हेडिंग डालिए डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं इसको, विश्व व्यापार संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी स्थापना तक पूछी गई है इसकी, और इसकी स्थापना हुई थी गेट के स्थान पर, गेट के स्थान पर, गेट। ध्यान रखें, इतने से भी काम चल जाएगा कि गेट के स्थान पर, लेकिन बता देता हूं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड्स। इसका जो हेड ऑफिस है ये है जिनेवा में, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है रोबर्टो एजेवेडो, रोबर्टो एजेवेडो, ये ब्राजील के हैं। और इसके जो सदस्य देश है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 164, 164 सदस्य हैं। ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, पुराने पेपर देखते हैं। डब्ल्यूटीओ का 160वां सदस्य देश कौन सा है, डब्ल्यूटीओ का 159वां सदस्य देश कौन सा है, डब्ल्यूटीओ का 161वां सदस्य देश कौन सा है। अब यहाँ घबराने वाली बात नहीं है कि सारे आप 164 याद रखोगे। लेटेस्ट में जो करंट होता है उसको पूछा जाता है। जैसे आपसे ये पूछेगा कि डब्ल्यूटीओ का 164वां देश कौन सा है, अफगानिस्तान। 2016 में इसको शामिल किया गया था, हालांकि ये तो याद ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहे, अफगानिस्तान 164वां देश है अभी वर्तमान में। काम क्या करता है डब्ल्यूटीओ? इसका कार्य होता है बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना, ये इसका कार्य होता है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये दोस्तों आज हमने डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में चर्चा की, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें, इनका काम क्या होता है और ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। तीसरा, इसके सदस्य देश कौन से हैं। ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये तीनों संस्थाएं हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज को मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके सब्सक्राइब से हम नए नए वीडियो तैयार करते हैं, तो जितना कर सकते हो उतना कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं, अन्य लोग इसको जानें और उनका भी
अपने एम को प्राप्त करने में कुछ हमारा भी महत्वपूर्ण योगदान हो जाए और उनका भविष्य उज्जवल हो। तो नमस्कार।